1 फरवरी 2025 यानी कि आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। बजट से बड़ी उम्मीदें हैं देश की जनता को। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार जिनके हाथों में सत्ता सौंपी गई है और अब पूर्ण बजट पेश किया जा रहा है, जिसमें विकसित भारत की झलक देखना चाहती है देश की जनता। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे बजट पेश करने जा रही हैं। बजट को लेकर के काफी लंबे समय से रायशुमारी की जा रही थी, जनता से राय ली जा रही थी और अब एक शानदार बजट पेश करने का दावा सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। राजेश जी। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। सभी देश को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देशवासियों को। आज आर्थिक बजट जो पेश हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी से जो जनता की भावनाओं पर खरा उतरें और जिस तरह से जनता महंगाई के और बेरोजगारी और आर्थिक स्थिति से जूझ रही है उस पर खरा उतरने की कोशिश करें और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करें, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसान का कुछ हो। इस तरह के कानून और इस तरह के बजट पेश करें जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा और डायरेक्टली फायदा मिले। बिल्कुल हरिशंकर गुप्ता जी, बड़ी उम्मीदें हैं देश की जनता को। बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता सौंपी गई है, एनडीए की सरकार है और निर्मला सीतारमण लगातार बजट पेश करती आई हैं। एक ही साथ ये बजट पेश किया जाता है। आपकी सरकार आने के बाद में रेल बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा है। इसी बजट में सभी का समावेश होता है। जिस प्रकार से जनता ने मैंडेट दिया था, जनता ने जो मैंडेट दिया है, लगातार आपको तीसरी बार सत्ता सौंपी है, तो ऐसे में जनता की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं और इस बजट से बड़ी उम्मीदें लगा करके देश की जनता बैठी हुई है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर तंज कसता रहा है, विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष रहा है, चाहे वो जीएसटी की बात करें, महंगाई की बात करें, जीडीपी की बात करें। इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ विपक्ष नजर आता है और लगातार हर बार सत्ता पक्ष सिर्फ विकसित भारत 2047 का सपना दिखाता है। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार। पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि वो भारत की प्रथम वित्त मंत्री बनी जो लगातार आठवीं बार बजट पेश करने जा रही है और हम सभी की उम्मीदें यही हैं कि वो विकसित भारत का सपना वास्तव में पूरा होगा इस बजट से। उस दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आपने देखा कि शुरू से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण और सबको साथ लेकर जो चलने की थी वो थीम पे आज चलते जा रहे हैं और शुरू से ग्रास रूट से हम स्टार्ट कर रहे हैं विकास देशवासियों का और एंड तक जा रहे हैं। आज पिछड़े वर्ग से लेके हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। सड़कों का नेटवर्क बिछा जा चुका है, नए नए आईएम्स, आईआईटीज खुल रहे हैं, नए यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज हर सिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खुल रहे हैं और एजुकेशन के नए अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए यूनिकॉर्न बन रहे हैं, नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो चारों तरफ एक उत्साह का माहौल है। देशवासी देख रहे हैं कि भारत तेजी से एक विकसित अर्थव्यवस्था बनते जा रहा है। तीसरे नंबर पे 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था आनी है। जो पहले 11वीं अर्थव्यवस्था होती थी 2014 में, अब 2027 तक तीसरी हो जाएगी और पांचवी हो सकता है 2024। पांचवी अभी चल रही है और 4 ट्रिलियन की 2025 में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बजट बहुत अच्छा आएगा, देशवासियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा बूस्टअप रहेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से कोविड की मार पूरे विश्व ने झेली, ये देश भी अछूता नहीं था, इस देश की जनता भी अछूती नहीं थी। हर आम आदमी को राहत देने की बात की जाती है। पेट्रोल डीजल, जो कि हर चीज, चाहे वो महंगाई बढ़ेगी तो पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, उससे प्रभावित होता है हर कोई इंसान। माचिस की तिल्ली भी खरीदने जाता है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल के दाम रोल अदा करते हैं। ऐसे में क्या लगता है, लगातार एनडीए से उम्मीद है देश की जनता को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी करके, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं फिर भी 100 के पार पेट्रोल जा रहा है, डीजल 100 को टच कर रहा है, क्या इसमें राहत नहीं दी जा सकती? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है आशीष जी। ये एक्चुअली क्या है कि कुछ प्रकृति की चीजें हैं, भारत इन चीज़ों से वंचित है। ये पूरा जो क्रूड ऑयल है अरब देशों में, रशिया में, इनमें है, तो वो हम हमारे हिसाब से उनको मैनेज नहीं करते। जो रेटें ओपेक की कंट्रीज जो रेटें तय करती है उसके हिसाब से हमें चलना होता है। फिर हमें हमारा बजट घाटा भी देखना होता है, हमें हमारी टैक्सेशन की पोजीशन भी देखनी होती है, इन्फ्लोज भी देखने होते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं भी देखनी होती है।
वो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के लिए एक अलग से एक अल्टरनेटिव तैयार करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम सीएनजी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहन कर रहे हैं, हम सोलर की कर रहे हैं। तो आप उसका कंजप्शन धीरे धीरे कम कम करके हम अपने इंपोर्ट्स को भी कम करें, अपनी फॉरेन करेंसी को भी कम करने की कोशिश करें, उनका जो एक्सपेंड हो रहा है उसको भी कम करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम उनको चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। आप उस चीज़ों को मत देखिए, 1 रुपया 2 रुपया कम भी हो जाएगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम जो तेजी से जिस हिसाब से उसके ऊपर निर्भरता ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा अपन जोर दें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार से कंजम्पशन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे में कंजम्पशन का वैकल्पिक आपने रूट तैयार किया, ठीक है, लेकिन क्या देश की जनता को पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी में राहत देना कोई गलत चीज है? अगर आम आदमी को राहत देना है महंगाई से, अब किराया देखिए, आप साधारण बस में कोई भी आम आदमी सफर करता है तो किराया जो है वो उसी से तय होता है कि पेट्रोल डीजल किस रेट में मिल रहा है। अगर पेट्रोल डीजल की रेट कम होती है तो माल भाड़ा कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कम होगा। ऐसे में राहत देने के लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट देने की एक कोशिश क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करके, उनके टैक्सेस में कमी करके नहीं दी जा सकती है? जीएसटी लागू किया, क्या जीएसटी में पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जा सकता? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम एनडीए गवर्नमेंट तो चाहती है, सभी बीजेपी स्टेट वाले भी चाहते हैं कि जीएसटी को पेट्रोल डीजल में शामिल कर लिया, यानी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाए। बट अदर जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाह रही। जैसे होता है तो ऑटोमेटिक पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक समान टैक्स हो जाएगा। अभी जीएसटी अलग चल रहा है, जी, एक्साइज अलग चल रहा है और वेट का अलग अलग स्टेट लगा रहा है, जिससे उनके पेट्रोल डीजल के रेटों में डिफरेंस रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेटें चली आ रही है। तो मैं बाकी गवर्नमेंट से, जो एनडीए के अलावा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो इसमें सहयोग करें, कि गवर्नमेंट को सहयोग करें कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के नेट में लाएं, जिससे ऑटोमेटिक पेट्रोल डीजल की कीमतें श्योरली कम होगी। राजेश जी, विपक्ष से सत्ता पक्ष उम्मीद लगाए बैठा है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है, जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, विपक्ष का साथ क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष ने कभी नहीं कहा इस तरह से कि जीएसटी में दायरे में लाने के लिए विपक्ष साथ नहीं देगा। विपक्ष हर समय, हर टाइम जो भी जनता की संबंधित जो है कानून है उसमें हर समय कांग्रेस या विपक्ष तैयार रहता है। कभी नहीं कहा विपक्ष ने इस तरह की बात है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से किसानों 55% किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, कर्मचारियों पर दबाव है, कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, आम आदमी क्या है, आज भी 70% लोग 100 रुपये से 150 रुपये की आर्थिक आय में जी रहे हैं। तो इस तरह की बातें, डीजल पेट्रोल के क्यों नहीं कम करते ये लोग? आज कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी के एक शब्द हुआ करता था कि डॉलर की रेट बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कांग्रेस ने कहाँ छोड़ा? 58 रुपये पे छोड़ा और 87 रुपये डॉलर की। प्रधानमंत्री जी के दायरे में क्या चीज़ आती है? ना डीजल पेट्रोल के लिए वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। पहले कहते थे सारी चीज़ हमारे हाथ में, डॉलर इनके हाथ में नहीं है, महंगाई इनके हाथ में नहीं है। तो सरकार किस लिए है? सरकार जनता ने किस लिए चुनी? कि कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो फिर इस तरह से क्या क्या कहना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो जनता के लिए? आप, जनता आपसे इतनी उम्मीद करती है, हर क्षेत्र में चले जाइए। प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान योजना निकाली, 70 साल के लोगों को इलाज मिलेगा। भाई 70 साल तक पहुंचेगा कौन? आज 24 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, तो 70 साल के, ये तो एक हास्यास्पद बात है। नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ चीजें मिलनी चाहिए। आज कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी उसमें बच्चे पैदा होने से लेकर के बुजुर्ग तक सबको एक समान देखा जाता था। आज भी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। भाई आपने कितने लोगों को अमीर बना दिया? ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में कि आप देखिए कि कॉर्पोरेट फंड है जो कम आ रहा है और आयकर ज्यादा आ रहा है। कॉर्पोरेट वालों को छूट दे रखी है और आयकर बेचारा आम आदमी देता है, मध्यम वर्गीय आदमी देता है, मध्यम वर्गीय को कोई छूट नहीं है। ये पहली बार, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये कैसे हुआ कि कॉर्पोरेट फंड कैसे घट गया? राजेश जी, आपने कहा कि आयुष्मान भारत योजना लागू की गई जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को राहत दी गई है। आपके पार्टी की कौन से राज्य की सरकार, या इतने सालों तक, इतने दशकों तक आपकी पार्टी की सरकार रही, क्या उस वक्त यह विचार नहीं आया कि देश के हर एक नागरिक को हेल्थ सिक्योरिटी दी जाए, देश के हर नागरिक को चिकित्सा का अधिकार दिया जाए? क्या हर नागरिक को कवर किया जाए? इस प्रकार की योजना, आयुष्मान भारत योजना अगर बीजेपी लेकर के आई है, एनडीए लेकर के आई है, मोदी सरकार लाई है, तो क्या कांग्रेस की सरकारों ने हेल्थ की इस प्रकार की कोई योजना लागू की जिसमें सभी लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया हो?
जी आशीष जी, राजस्थान सरकार एक बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रीमियम लिया जिसकी गया, जिसकी प्रीमियम लिया गया वहां पर। प्रीमियम तो अभी भी लिया जा रहा है। प्रीमियम आप मैं वही बता देखिए रहा हूं। राजस्थान, देखिए आपने कहा- प्रीमियम 850 रुपए में है। राजस्थान सरकार, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने 850 रुपए में 25 लाख रुपए का इलाज दिया, और बीजेपी सरकार वही 850 रुपए के प्रीमियम में 5 लाख रुपए का इलाज दे रही है। वही आप 25 देखिए लाख कर फर्क, दिया है, वही प्रीमियम 25 लाख कर प्रीमियम दिया है। सेम, प्रीमियम सेम, और 25 इलाज लाख कर आपको दिया है। 5 लाख का। वापस 25 लाख कर दिया है, अभी किया नहीं, कर दिया है, नहीं, लागू कर अभी दिया। लागू नहीं हुआ। अब इस आज ही पेपर में ठीक आया, है, आज से चलिए, जो प्रीमियम चलिए, देंगे। चलिए, आपने जो बात कही, आयुष्मान आरोग्य जो योजना है उसमें 70 साल से ऊपर के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार उसकी प्रीमियम वहन करेगी, उसको निःशुल्क उसमें कवर किया गया है। क्या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 70 साल से नीचे के लोगों को कवर किया जा रहा था? अगर आपका तर्क ये वहां पर उससे केंद्र की सरकार से आप डिमांड करते हैं, तो क्या राज्य की आपकी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की योजना लागू की? देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई योजना लागू होती है उसमें सुधार की गुंजाइश है, परंतु इन्होंने सुधार सिर्फ 70 साल से ऊपर वाले लोगों पे ही किया। नीचे वाले लोगों का क्या होगा, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक इंसान है, वो भी जीव है, उन पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? आज बताओ कौन सी ऐसी बीमारी है कि 70 साल बाद में शुरू होती है? आज शुरू से बचपन से पैदा होते बच्चे की वही बीमारी है जो 70 साल वाले की होती है। तो सबका ही ध्यान रखना चाहिए, सभी के लिए प्रीमियम में छूट दीजिए। हरिशंकर जी, 70 साल से ऊपर वालों को लाभ दिया गया है, नीचे जो वर्ग के लोग हैं जिनकी आयु 40 साल है, 50 साल है, उनको क्यों नहीं कवर किया? सर, भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है भारत की, और एक हम प्रत्याशा या परसेंटेज वाइज देखें कंपेरिजन, तो 70 साल वाले लोगों को 100% नहीं तो 90% लोगों को चिकित्सा की जरूरत होती है। तो हम कवरेज के हिसाब से देखें तो एक स्टार्ट किया है कि पहले 70 साल वालों को लिया है, आगे ये उम्मीद है कि उससे नीचे वालों को भी देखेंगे, लेकिन पहले एक जिनमें मोस्टली जिनको रिक्वायर्ड है पहले उसकी पूर्ति तो करें। वो व्यवस्था अगर सुचारू चलेगी तो वो धीरे 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 नीचे ग्राउंड लेवल पे भी आएगी, हम ये आशा करते हैं। और ये नेचुरल हमारी गवर्नमेंट जन कल्याणकारी गवर्नमेंट है, तो वो सभी के लिए विकास का काम कर रही है और ये फायदा सभी को मिलना है। बिल्कुल। चलिए, बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की प्रति भेंट कर दी है, सौंप दी है, और उसके बाद संसद पहुंच गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी और बीजेपी प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी। राजेश जी, जिस प्रकार से बड़ी उम्मीदें हैं, पेट्रोल डीजल की बात की, चिकित्सा के क्षेत्र की बात की, उसके अलावा किसानों को लेकर बात करें, बेरोजगारों को लेकर के बात करें, इस सेक्टर में भी बड़े दावे किए गए थे एनडीए सरकार की ओर से। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जिसे कहें, जो बीजेपी ने या एनडीए ने अपने वादे किए थे, क्या ये बजट उन वादों पर खरा उतरेगा? जी, उम्मीद करते हैं खरा उतरना चाहिए। उन्हें जनता के साथ एक बहुत बड़ा छलावा और धोखा होगा। जिस बात को लेकर के सत्ता में आए, अभी तक तो इनको 10 साल हो गए, 11वीं साल चल रही है इनको, अभी तक उन बातों पे कभी खरे नहीं उतरे। क्या चाहिए बजट में? क्या चाहिए विपक्ष को? क्या चाहिए बजट में? देखिए, रोजगार और बेरोजगारी और जो महंगाई है उसमें विशेष राहत मिलनी चाहिए। आज देश के अंदर 40 मिनट में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है, कितना दबाव है उसके ऊपर। नौकरियां, नई नौकरियां सृजन होनी चाहिए, तो आगे से लोगों को एक नौकरियां मिले, रोजगार मिले। और महंगाई पे काबू करना सरकार के हाथ में है, सरकार का हक है। जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन आ रहा है उसका वापस फायदा जनता को मिलना चाहिए, जो बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा। इस तरह की बातें हैं, बहुत विचार करने की जरूरत है। सीतारमण जी, जिस तरह से टैक्स दरें बढ़ाई जा रही हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो रहा है, आयकर टैक्स बढ़ रहा है। आज आप देखिए खान पान की चीजों पर भी जिस तरीके गलत तरीके से जीएसटी लगाया हुआ है, उस पर विचार करने की जरूरत है। आज गरीब आदमी आटा, दाल, नमक, मिर्च, मसाले पर टैक्स दे रहा है। बताइए, कुछ चीज को तो कम से कम अब छोड़िए। आपने खूब कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, किसानों की तरफ भी देखिए आप। 55% किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, आप देखिए। और कर्मचारियों की स्थिति ये इतने दबाव में काम कर रहे हैं, कर्मचारी बेचारे आए दिन सुसाइड कर रहे हैं। और नई भर्ती कीजिए, नई भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं ये। आप सेना में भी देख लीजिए, एक सेना में अग्निवीर योजना लाए थे, उसके बाद कोई परमानेंट कोई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो सारे क्षेत्र में जाकर चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, राजस्थान सरकार ने अभी तक एक भी चिकित्सा की कोई भर्ती नहीं की और वापस कैंसिल कर दी। अभी एक नई जो एमओ की जो भर्ती हो रही है उसमें भी आप देखिए, उसको भी कैंसिल कर दिया। छात्र कितने आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट कितने आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए, भाई नई कोई डेट दीजिए, नई भर्तियां निकालिए। अभी पुरानी भर्तियां ही पे काम चला रहे हैं ये लोग। तो मेरी यही उम्मीद है कि आगे से आगे डीजल पेट्रोल हो, चाहे कोई कर्ज माफी, लोन कम होने चाहिए। मकानों में आप देखिए कितने दो बार इन्होंने डीएलसी रेट बढ़ा दी राजस्थान सरकार ने, साल में 2 बार। पहली बार ऐसा हुआ है कि साल में 2 बार बढ़ा दी। तो गरीब आदमी को मकान कैसे मिलेगा आशीष जी?
तो इन सारी चीज़ों पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे जनता को कुछ राहत प्रदान हो। हरिशंकर जी, विपक्ष को बड़ी उम्मीदें हैं। जो वादे किए गए थे, जो घोषणाएं की गई थी चुनाव से पहले, उन चुनाव की घोषणाओं को इस बजट में देश की जनता और विपक्ष देखना चाहता है। हरिशंकर जी, देखिए आशीष जी, विपक्ष की उम्मीदों पे खरा उतरना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है कि उसको तो हमेशा विरोधी करना है। बट जनता की उम्मीदों पे हम पूरा खरा उतर रहे हैं और उतरेंगे, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। और जनता भी ये मानती है, इसीलिए तीसरी बार बीजेपी गवर्नमेंट आई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय जी जन कल्याण की हर जो भी कार्य हैं वो करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। और हर देशवासी को उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको याद हो तो आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम 100 रुपए देते हैं तो 16 रुपए ही पहुंचता है। तो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था कि वो खर्च पूरा करते थे, लेकिन जाता वहां पे जनता के पास 16 रुपए जाते थे, 16% जाता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 100% जनता के पास जा रहा है पैसा। जितना हम पैसा दे रहे हैं जन कल्याण के लिए, पूरा पैसा वहीं जा रहा है आज। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है, किसान सम्मान निधि की बातें की गई थी, 12,000 किसान सम्मान निधि करनी थी, आज भी 6,000 बांट रहे हैं। सर वो भी टाइम के हिसाब से सब बढ़ेंगी, जो वादा किया है सब पूरा होगा। आप ये मान के चलिए, मोदी जी ने जो कहा वो सब पूरा किया। और वो एक समय लग सकता है, कई बार परिस्थितियां अनुकूल विपरीत वाली बात होती है कि अनुकूल है या नहीं है, बट समय आने पे सब चीजें आपको जो कहा है वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। इस मोदी 3 में हर चीज आपको पूरी मिलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। बिल्कुल हर चीज पूरी मिलेगी, लेकिन देश का युवा, बेरोजगार, ये सब टकटकी लगाए देखे हैं। साथ ही साथ मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है उसे भी इनकम टैक्स में रिबेट की बड़ी उम्मीद है। कितने सालों बाद बहुत मामूली राहत दी गई पिछले बजट में। इस बजट से उम्मीद लगाए बैठी है देश की जनता। क्या इस बार इनकम टैक्स में कोई नया स्लैब, नई रिजीम देखने को मिलेगी? हाँ आशीष जी, मैं आपको पहले तो एक बार पुराने हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि आज 2014 में जब न्यूनतम आय जो टैक्स फ्री थी वो 1,60,000 हुआ करती थी। इन एनडीए गवर्नमेंट ने आते ही तुरंत उसको 5 लाख रुपए कर दिया। आते ही 5 लाख किया उसको, तो एक साथ जनता को राहत प्रदान की। फिर उसको अब अगर सैलरी क्लास में देखेंगे तो 7.75 लाख तक टैक्स फ्री इनकम है। इन जनरल 7.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। फिर भी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय कुछ न कुछ जरूर राहत देंगी, मैं उम्मीद भी करता हूं और देना भी चाहिए। बिल्कुल बड़ी उम्मीदें देश की जनता को। अब से कुछ देर बाद बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां लेकर महा कवरेज लगातार जारी। आपको एक बार फिर से बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। यहां से बजट की प्रति लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें बजट की प्रति सौंपी है और उसके बाद संसद पहुंच गई है। संसद में बजट की प्रतियां पहुंच गई हैं और अब से कुछ देर बाद ठीक 11 बजे संसद में बजट भाषण शुरू होगा। देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार सर। राजकुमार जी, बजट पेश होने वाला है। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 8वीं बार लगातार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने जा रही हैं। देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और भाजपा शासित राज्यों को भी डबल इंजन की सरकार के जो वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उन सपनों के साकार होने का इंतजार है। राजकुमार जी, देखो आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का जब भी बजट आता है, केंद्रीय बजट, वो केवल एक आपने हेडिंग तो लगा दी उम्मीदों का बजट, लेकिन ये उम्मीदों का बजट नहीं है। ये सिर्फ थोती घोषणाओं का बजट है। इस देश की जनता को, आम आदमी को मूर्ख बनाने वाला बजट है। आप आंकड़ों में बड़े बड़े वायदे कर देते हो, बड़ी बड़ी राशियां घोषित कर देते हो, लेकिन क्या कभी धरातल पे आई? संभव नहीं है। आप देखिए, और दूसरी बात आप बोल रहे हो डबल इंजन की सरकार है, उनको फायदा मिलेगा। पिछले साल के बजट में राजस्थान को क्या दे दिया भाई? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का बजट का मोटा मोटा देखें तो सिर्फ इन्होंने उन 2 राज्यों को दिया जिन बैसाखियों के सारे केंद्र में इनकी सत्ता टिकी हुई है। इनको कोई मतलब नहीं हो देश के अन्य राज्यों से। साथ ही इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मैं आपको इनको छोटा छोटा सा बता देता हूं। इन्होंने बोला कि 500 शीर्ष ऐसी कंपनियां हैं जो 1 करोड़ युवाओं को कौशल रोजगार देगा। मुझे 10 कंपनियां गिनवा दे इनके प्रवक्ता की, इन 10 कंपनियों ने रोजगार इनको प्रशिक्षण दिया है और साथ में इन्होंने उनको पेमेंट दे दिया है। बातें करना और कहना अलग बात होता है। आपने बोला था कि किसानों के लिए बायोलॉजिकल पार्क खोले जाएंगे देश के अंदर, कितने खोल दिए? जो उनको जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कथनी और करनी में
क्या अंतर है? ये जो बजट आने वाला है ना, आप देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि निर्मला सीतारमण जी, पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का यह है कि जब वित्त मंत्री से पूछा जाता है कि इस देश के अंदर लहसुन प्याज के भाव बढ़े हुए हैं, आम आदमी की जेब पे बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ रहा है, आम आदमी भुगत नहीं पा रहा, तो उसके समाधान की जगह आप देखिए कितना सीधा सा जवाब देते हैं, मेरे घर में लहसुन प्याज चलते ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूं लहसुन प्याज क्या होती। तो भाई मंत्री भी फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बन जाइए ना, जो आपके घर में चलता हो। क्यों इस देश की आम जनता का खून चूसने के लिए आप बैठे हुए हो? एनडीए सरकार में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक तानाशाही तंत्र चल रहा है, विभाग दे दिए गए हैं, उनको पूरी तरह कोई खुली छूट नहीं है, उन्हें कोई अनुभव नहीं है, पूरा ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। हम बात करते हैं, हम जीडीपी की बात कर रहे थे, अभी तो इनके प्रवक्ता भी थोड़ी देर बाद बोलेंगे मिलियन ट्रिलियन, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे महाराज, ये देश विकासशील देशों में विकसित की श्रेणी में जाने के लिए कम से कम इसको 8% की हिसाब से जीडीपी दर चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद, तब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा। यूपीए आपको 7.6 छोड़ के गई थी, आपने 6 पे लाके रख दिया। सपने दिखाते हो लोगों को। ठीक है हरिशंकर जी, साथ में रुकिए, अब मैं साथ में एक बात और पूरी कर देता हूं। एक बात का जवाब ले लीजिए। सुनिए, उम्मीदों का बजट लैप्स हो जाएगी आपकी उम्मीद बात। तो ये नहीं होगा सर, मेरे पास बहुत है, इनके कर्मकांड इतने हैं कि गिनाने लगू तो शाम पड़ जाए, मेरे जवाब पास तो ले कमी नहीं लीजिए, होगी। जवाब तो ले लीजिए, स्मार्ट ओवरलैप सिटी होगा। का है आपकी उम्मीद तो ये भी थी, ब्लू ट्रेन का है आपकी उम्मीद तो ये भी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल था, उम्मीद तो ये भी थी, 15 लाख घर के खाते में आएंगे, उम्मीद तो ये भी थी, महिला सुरक्षा देंगे, उम्मीद तो ये भी थी, किसानों की एमएसपी निश्चित करेंगे, उम्मीद तो ये भी थी, हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, उम्मीद तो ये भी थी। लेकिन आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस देश को हिंदू मुसलमान गाय भैंस मंगलसूत्र में उलझा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने उद्योगपति मित्रों को सीधे सीधे तौर पे फायदा पहुंचाया है। ठीक है हरिशंकर जी, लगातार आरोपों की झड़ी विपक्ष की ओर से लगाई जा रही है और जो बजट है उस बजट को पेश होने से पहले ही रिजेक्ट करने के संकेत दे दिए हैं। हरिशंकर जी, आशीष जी, पहले तो मैं तानाशाही वाली बात पे आना चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पुराने आप जाइए, जब भरी संसद में हमारे कांग्रेस के युवराज जी ने माननीय प्रधानमंत्री से लेके मसौदा उसको फाड़ के फेंक दिया, तानाशाही उसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, ये बताइए आप। आज भी वो युवराज जी चलते हैं तो वो सब कुछ वहीं होता है, तो तानाशाही कहां है आप बताइए। बीजेपी तो लोकतांत्रिक सरकार है, अपनी अपने हिसाब से सब मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज हर मंत्रालय को देख लीजिए, एक से एक लर्नर्ड पर्सन उन मंत्रालय को संभाल रहे हैं। आज रोडवे नेटवर्क देखिए कहां से कहां पहुंच चुका है। आज राजकुमार जी झालावाड़ से आते हैं, पहले इनसे पूछे आज से 10 साल पहले झालावाड़ आने जाने में कितना समय लगता था, आज ये 4 घंटे में झालावाड़ आ जाते हैं, पहले 15 नहीं तो 10 घंटे लगते थे झालावाड़ आने जाने में। 613 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क बन चुका है। ये देश की सीमाओं की बात कर रहे थे, पहले रोजाना फायर चलते रहते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे पाकिस्तान से सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। यूएन में जाते थे, अमेरिका से रिक्वेस्ट करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है आंख उठा के देख ले भारत की तरफ, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या किसी भी सीमावर्ती देश को देख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं है। आज पूरा विश्व अशांत पड़ा हुआ है, लेकिन भारत फिर भी विकास के पथ पे रेगुलर बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मजबूत नेतृत्व की देन है कि हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो अभी राजकुमार जी कह रहे थे, लहसुन प्याज का जो भाव है वो कंट्रोल में नहीं है, ये ऐसी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के कारण आम आदमी पिसता जा रहा है और एक पैसे वाला है वो लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाता जा रहा है। मैं आशीष जी और राजकुमार जी दोनों से पूछना चाहूंगा कि किसान आम आदमी नहीं है क्या? आप ये बताइए, किसान की आय नहीं बढ़नी चाहिए क्या? ये बताइए। कितनी बढ़ा दी भाई साहब आपने? एक बार बीच में आप जब बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं, बोला नहीं, आप झूठ बोलोगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। बीच में मैं नहीं बोला, अगर मेरी बात सुनो, मौन स्वीकृति का मतलब आप- होता है आपकी बात आप जायज है। किसान परिवार से आते हैं, आप नहीं बिल्कुल चाहते आता हूं, कि आप आपके बताइए, मैं उसी बात पे आप बोल रहा हूं। किसान सुनिए, परिवार से आप सुनिए, चाहते मैं हैं, आप इतनी देर से चाहते नहीं नहीं बोला, चाहते कि रेटें लेकिन बढ़े नहीं आप बढ़े। उस देश के उस व्यक्ति के देखिए बारे में सर, झूठ बोल आज रहे हो अपन जो बजट पूरे के देश का पेट ऊपर भरता है। राजकुमार जी आपने क्या आय बढ़ा दी आपने? राजकुमार बताइए जी, कुल में। राजकुमार जी एक एक करके अपनी अपनी बात बजट के रखें। ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने बात आप- करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल चीजों को छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस बिल्कुल इकोनॉमिक बताइए ना, क्या आय बढ़ाई है आपने? आपने जो कुछ बोला उस पे इन्होंने ऑब्जेक्शन किया क्या? आपने सच बोला झूठ बोला, ठीक इसको है, इसको बोलिए, चैलेंज मैं किया इनकी क्या? बात का इसी एक पे एक बहुत करके। अच्छा जवाब ठीक है, देने वाला, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब के टाइम पे जवाब दीजिए। हरिशंकर जी कंटिन्यू करें। सर देखिए, किसान भी आम आदमी है, उसकी भी चाहत है कि उसको भी सब काम पूरे करने हैं, और हमने वादा किया है किसानों की आय को दोगुना करना है। उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यवस्था है उनको चेंज करते हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब
देश के विकास, एक सेकंड सर, 2022 तक का कमिटमेंट किया गया था किसान की आय देश के दोगुनी करने विकास का। के लिए एक महंगाई की एक स्थिर दर बहुत जरूरी है कि जिससे मांग बनी रहती है और लोगों में उत्साह बना रहता है। अगर मंदी आ जाएगी तो लोग कहेंगे मंदी आ गई, माल नहीं बिक रहा। जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उस हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा मांग भी बढ़ती है। तो जैसे लहसुन प्याज की बात कर रहे हैं तो लहसुन प्याज से किसानों की भी आय बढ़ रही है, आप ये मान के चलिए। ठीक है राजकुमार जी। हमें सबसे पहले किसानों की बात की बताऊं, मैं आपको मौका देता हूं मेरी बात में बीच में बोलने का। सीधा सीधा तौर पे जनता देख रही, बताओ किसानों की महंगाई, लहसुन के भाव या प्याज के भाव इतने ऊपर जाने के बाद, मुझे बस सीधी सी बात हो, किसानों की आय किस प्रकार बढ़ी? मंडी में तो सस्ता बेच के आए ना, उद्योगपतियों ने महंगा किया, बीच के बिचौलियों ने महंगा किया। किसानों को आपने क्या डायरेक्ट दे दिया? क्या नहीं दिया? मंडी में तो कहां आज पे दे दिया? आज मंडी भी- में भाव देखिए, मंडी का भाव 50,000 आज रुपए भी- किलो। आज भी सुनिए आशीष 50 जी, रुपए किलो मंडी मैं में बिक रहा है। आज की कंडीशन बता देता हूं। मंडी में आज 50,000 भी- रुपए किलो लहसुन का बीज मिला इस बार। ठीक है, क्या भाव लेकिन- चल रहे मंडी में? लेकिन राजकुमार जी, सुनिए क्या भाव चल रहे हैं? 9,000। राजकुमार जी खरीद 50 बिक्री का कहाँ हो रहा। रही है? सुनिए अब मैं बता बिक्री कहाँ हो रही है? किसानों की बात भी करो, किसान सम्मान निधि वाली ये बात करते हैं। सीधा सीधा सा मैं आपको बता दो, कितना डालते हो आप साल के? कितना डाल देते हो? 6,000। 450 रुपए का डीएपी का कट्टा 1750 रुपए हो गया। 400 से 600 रुपए किलो में हर फसल का बीज मिलता था विद पैकिंग। ठीक है, आज कम से भी कम 2500 से 3500 के बीच में बीज आ रहे, चाहे सरसों ले लो चाहे सोयाबीन ले लो। कोई सा भी पेस्टिसाइड उठा के देखो आप, जो दवाइयां उस पर डाली जाती उनकी रेट यूपीए गवर्नमेंट तब थी उससे कम से कम 300 गुना ज्यादा। जो दवाई 500 की मिलती थी पेस्टिसाइड 1500 की मिल रही। आपके किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हो। जो बिजली मुफ्त में मिलती थी उनको आपने सरचार्ज हटा के उनको महंगी कर दी। और दूसरी बात, आपने बोला कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं। आपने जितनी किसान सम्मान निधि 56,000 करोड़ डाली ना, 16 लाख करोड़ आपने उद्योगपतियों के माफ किए। कितने? 16 लाख करोड़। कितने परसेंटेज होते हैं किसान सम्मान निधि से? 2857% ज्यादा आपने सिर्फ आप उद्योगपति मित्रों को मुफ्त में दे दिए। आप इनमें से बताइए, सिर्फ आधा भी किसानों को दे देते ना तो हम आपके फैसले का स्वागत करते। लेकिन आपकी नीयत नहीं है ना। दूसरी, आपने बोला जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होगी। मुझे लगता है प्रवक्ता महोदय कल या परसों ही विदेश से भारत आए हैं। कल या परसों ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हिंदुस्तान में थे ही नहीं। जो डेली आतंकी हमले हो रहे, डेली हमारे जवान सीमा पे शहीद हो रहे, इनको नजर नहीं आ रहे। खैर वो बात अलग है, इनके परिवार से कोई सेना में नहीं होगा तो वो दर्द को ये क्या समझे कि वो बात अलग है। दूसरी बात बोल रहे थे सीमाओं की सुरक्षा है। अरे भगवान, सैटेलाइट ने बता दिया है 16,000 वर्ग मीटर आपके अंदर चाइना घुस गया, उसने कॉलोनियां बसा लिए। खैर वो ठीक है, आपकी दृष्टि से ना देखना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, बाकी दुनिया पूरी देख रही। और आरोप लगाना, राहुल जी के लिए बोला युवराज ने ये कर लिया, युवराज ने वो कर लिया। तानाशाही किसे कहते हैं? कि संसद में आम आदमी की आवाज उठाओ, आप सदस्यता रद्द कर दो। संसद में आम आदमी के लिए किसी भी क्षेत्र का आदमी बोलते हैं, अरे 150 सांसदों की सदस्यता रद्द की। पहली बार ये देश स्वतंत्र हुआ है, जब से संविधान बना है उसके बाद पहली बार संसद में ऐसा हुआ है कि ये पूरे सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी। सिर्फ किस वजह से? कि उन्होंने एक इस देश के आम आदमी की आवश्यकता की मांग उस सदन में उठा दी। और इनके जो तानाशाही है मोदी जी, उनको सुना नहीं गया। और साथ में जो बिल्ला जी हमारे कोटा वाले हैं, उनको सहा नहीं गया। क्या कभी हुआ है? दूसरा, हम जब बजट पे आए तो बजट की बात करते हैं। पहली बार ये देश जब से आजाद हुआ है, पहली बार कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो आता है उद्योगों से, नॉर्मल इनकम टैक्स से कम आया है। ये बोल रहे ना बहुत औद्योगिक विकास हो रहा है। कहां हो रहा है भाई? अगर इकाइयों को, जो मैन्युफैक्चर यूनिट जो लगी हुई है, उनको उनका टैक्स अगर कम आया तो क्यों आया? उत्पादन कम हुआ, बाजार में उनका सामान कम बिका, उनकी इनकम कम हुई तो उन्होंने टैक्स कम दिया। पहली बार हुआ है। क्या इसका जवाब वित्त मंत्री दे सकते हैं, इनके प्रवक्ता दे सकते कि क्यों हुआ? इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। जीडीपी आपकी 6% आ जाती, कैसा ही? उस पर यह जवाब देना नहीं चाहेंगे। बात हम करते साथ में लोगों की, आप सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी दर देखिए। बीच में एक बार सुनिए, चाहूंगा मैं, सुनिए, आप एक साथ इतने क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा। लिखो ना, मैं पेन दे देता हूं, लिख लो। एक एक का जवाब ले लीजिए, एक एक का जवाब ले लीजिए। राजकुमार जी एक एक का जवाब ले लीजिए, एक एक का। होता क्या हालांकि कि मैं ये एक इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि जब आपको
सामने वाली विपक्ष में चाहे कांग्रेस बैठो या किसी भी दल का कोई प्रवक्ता बैठो और आपको जब आईना दिखाए और आपको चिढ़ने लग जाते हो ना तो बीच में उसको टोको। नहीं, बार-बार दिखा देना, हम उस आईना लाइन बार-बार से- दिखा देना, मैं एक-एक करके जवाब सही ले लो। चीज बता रहा हूं, कोलैप्स हो मैं जाएगी सही आपकी, चीज, कोई ओवरलैप कोलैप्स नहीं हो, होगी। लेकिन मैं उस लाइन से भटकने वाला नहीं हूं। आप देखिए इस देश के अंदर बेरोजगारी दर 40% आ गई और 40% में सबसे बड़ी बात स्नातकोत्तर यानी जिसने बीए कर रखा पढ़ा लिखा वो 30% है। आज भी हिंदुस्तान के 70% लोग 100 से 150 रुपए के बीच में पर दिन अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। क्या आपने इस देश का ये विकास किया? आज आर्थिक मंदी चल रही है देश में भाई साहब, आप बताना नहीं चाहते, आपकी संस्थाएं आंकड़ा जारी नहीं करना चाहते और आपने बोलते हमने वेतन दुगना कर दिया। मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए पिछले 5 वर्षों में, 4 से 5 वर्षों की मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी विभाग का वेतन बड़ा हो तो बताइए। स्थिर का स्थिर वेतन है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। और दूसरी बात, एक लास्ट मेरी पॉइंट है गया, और भारी असमानता, इस सबके कारण ये देश किस स्थिति में पहुंच गया है। भारी असमानता, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। वो जो खाई थी बड़ी मुश्किल से यूपीए गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, पूरा विश्व उनका लोहा मानते थे, विदेशी दूसरे देश उनको बुलाते थे जब आर्थिक संकट आता था, उन्होंने इस देश को ऐसी जगह पर लाके रख दिया था कि हम विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में आने वाले थे और इन्होंने इस देश को फिर से 50 साल पीछे रोक दिया। ठीक है हरिशंकर जी। हाँ साहब, बिल्कुल। अब देखिए इन्होंने जो बोली ना बातें, आप ध्यान से सुनिएगा, इनकी बातों में इनका जवाब छुपा हुआ था। इन्होंने बताया कि देश में लोगों की आय नहीं बढ़ रही या गरीब अमीरों की सरकार है। अब जब इन्होंने बताया कॉर्पोरेट टैक्स कम आया है और इनकम टैक्स बढ़ा है, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स बढ़ा है, मतलब लोगों की उससे कम आया है। बात पूरी सुनो, आपने बोला कि शब्दों को तो मेरे रिकॉर्डिंग चला लीजिए। मैंने बोला कि स्वतंत्र ये देश जब से स्वतंत्र हुआ पहली बार ऐसे हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स कम आया है इनकम टैक्स से, पहली बार। मैंने ये नहीं बोला कि इनकम टैक्स बढ़ गया। हाँ, कम आया इसको है। ये देखिए कि वो कम क्यों हुआ। ठीक है, उत्पादन कम हो गया। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। उत्पादन कम हो गया तो घटेगा ही सही ना। मैं ये तो नहीं कह रहा ना बढ़ गया, आप उस पर नहीं जाओगे। आप सर हकीकत में ये हुआ है कि लोगों की जवाब ले इनकम लीजिए। बढ़ी है, और मैं इनकम इनकम टैक्स टैक्स बढ़ा हुआ भी है। बता देता हूं आपको कितना बढ़ा है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक वाली बात, तानाशाही वाली बात कि 150 सांसदों का निलंबन कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पिछले 60 सालों में, कि कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया इन लोगों ने? आज तक एनडीए गवर्नमेंट ने एक में लगाया और राष्ट्रपति शासन बता दिए। यानी हर सरकार हर स्टेट दबा रहता था कि पता नहीं कब केंद्र से आ जाए और कब सरकार को उठा दे। 150 बार राज्यों में उनको राष्ट्रपति शासन लगाया, 150 बार। ये बोल रहे सीमाओं 150 बार, ये सीमाओं की बात करें, 150 बार सीमाओं की बात करें, सीमाओं की बात करें। इन्होंने पूरा चाइना को, अक्षय चीन तक का पूरा क्षेत्र दे दिया, पूरा पाकिस्तान को पूरा अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाला एरिया दे दिया। फिर भी ये बोल रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने दे दिया। तो इनको अपनी बातों को बोलते वक्त सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए इन्होंने किया क्या? आज हम किसानों को उन्नत तकनीक दे रहे हैं, उनके लिए ग्रीन शेड, ग्रीन नेट बनवा रहे हैं, हर जगह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और ड्रोन से उनके पूरा जो पेस्टिसाइड का छिड़काव हो सके उसके लिए हर 100% कवरेज हो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और क्या चाहते हैं? तभी तो किसान सड़कों पे बैठे हैं और तभी तो उन किसानों पे आप गोलियां चला रहे हो, लाठियां चला रहे हो। आपने इतना दे दिया कि उनसे पचा ही नहीं जा रहा बेचारों से। किसान जो फायदा होती है, जो किसान मतलब है, पहले उनके बीच में जाइए, कभी खेती कीजिए, एक दिन पता चलेगा। आप कभी जाके खाद की दुकान से खाद का कट्टा खरीदिए, कभी बीज की एक थैली खरीदिए, तो कभी रात को जाके पालत करके देखिए खेतों में, पता चलेगा किसानों का हाल क्या है। बात करते मैं कहना चाहता हूं, मैं किसान हूं, मेरी भी खेती है, मैं खाद का कट्टा भी लाता हूँ, बताओ कितने का अभी खाद का कट्टा? खाद का कट्टा 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का आता है। आपको कौन सी खाद चाहिए? डीएपी का कट्टा कितने का आ रहा है कोई सी भी कंपनी का? डीएपी का 1200-1300 का। पहले कितने का था? पहले कितने जब हम छोड़ के गए थे। ये है किसान। चलो ठीक है, अभी आपने लहसुन की बुआई की, किसान है ना, कितने कितने हजार रुपए किलो लहसुन का बीज मिला था। अरे ये बात समझा बच्चा। अरे सुनो बीज क्या है? मुकरो मत। अगर बुआई करेगा, मेरी बात सुनो, मिट्टी में से तो फसल नहीं उगेगी ना, फसल के लिए बीज डालना पड़ेगा। बीज डालने के लिए जमीन तैयार करनी पड़ेगी। अभी किसानों ने जब लहसुन बोया था, कितने हजार
रुपए किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से किसानों को बीज मिला। आप किसान, बताओ। राजकुमार जी आप किसान हैं, मुझे ऐसा लगता है आप खेती नहीं करते। हम तो खेती करते हैं, है ना, आपको यही नहीं पता करते। नहीं है ना? है। ये पूरे टीवी पे नहीं, 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 हंसेंगे ऐसा भाई लगता है साहब आप लोग। खेती नहीं करते। मुद्दा चेंज कर दो, मैं क्योंकि- आपको घर की बात बता रहा हूँ। नहीं, आप खेती नहीं बहुत बुरे करते। पसने किसान वाले हो। तो जो एक्चुअल किसान क्या? होते हैं हाँ, ना, actual वो किसान क्या उनके होते हैं? पास बीज होता है, वो उन्हीं की खेती करते हैं। अब आप भाई अलग साहब, अलग कंपनियों का बीज लेने जाओगे तो कंपनियां यही कहता अलग हूं। अलग से होता है। सुनिए, यही कहता हूं, एक बार है ना किसानों के बीच जाइए महोदय, एक बार उनसे बात कर लीजिए। स्टूडियो में बैठ के अपनी साख बचाने के लिए हंटसन उजुल फुजुल बातें करके फेंकने, लोग हंसेंगे साहब। मुद्दा चेंज कर दीजिए, मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूं। और दूसरी पीओके की बात कर रहे हैं। एक बार इस देश के आजादी के संघर्ष से लेकर देश स्वतंत्र हुआ, किस प्रकार इस देश का निर्माण हुआ, किस प्रकार 545 जो अलग अलग रियासतें जो बटी हुई थी, किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी ने उनको एक किया इस देश को, और कैसे कैसे इस देश के राजू, थोड़ा सा पढ़ के आ जाइए। फिर मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जो आप रटी रटाई जो बातें कहते हैं ना, आर्ट्स यूनिवर्सिटी वाली, हस्काई चीन दे दिया, पीओके दे दिया, ये दे दिया, आप कहना बंद हो जाओगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ही कम पढ़े लिखे बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं जो समझदार होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, उस श्रेणी में आप आते हो। तो ये चीजें क्या होता है कि आजकल है ना, ये जब मोबाइल क्रांति हुई ना, लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। राजकुमार जी, किसी मेरा चीज का आपसे झूठ बोलते हैं ना, आपसे ये क्या निवेदन होता है, अगर है मैं यहाँ बैठ के कि झूठ बोलूंगा ना भाई साहब, केवल और केवल भैया सुनिए, राजनीति करने के सर, बजाय देश सर, का सर, क्या हो रहा है हाँ, उसकी वही, आर्थिक मैं उसी पे गतिविधियों को आपको- ध्यान रखिए उसी आप पॉइंट को कि ले जा देश रहा हूं। कहां से अगर- कहां पहुंच सुनिए, चुका अरे है। सर सुनिए, आप अरे- केवल और अरे केवल सुनिए, पुराने मुद्दे आप- घिसे पिटे मैं चीजों को कोई लेकर घिसी आपकी पिटी सरकार चीजें नहीं कह इसीलिए रहा। नहीं आ रही। अरे आप केवल सुनिए, आप केवल सुनना नहीं चाह रहे। जनता को भटकाने का काम करते हैं, ये होता इसीलिए है आप हर भारतीय जगह जनता पार्टी कांग्रेस के पतन की ओर जा रही है। प्रवक्ताओं हर जगह आपकी जब सरकार जा इनको चुकी सही है, आईना दिखाया इसलिए जाता है, गवर्नमेंट चिल्लाने एनडीए की लगा जाता है। सुन भी लीजिए, राजकुमार जी सुन भी लीजिए, आप बोल रहे थे सुन भी लीजिए, आप सुन भी देख लीजिए। लेकिन ये आप वो बोलते हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को राजकुमार जी, अपनी राजकुमार जी सुधारना माहौल मत पड़ेगा। बनाइए, माहौल मत देखिए बनाइए, भाई साहब। राजकुमार जी माहौल मत बनाइए। आप मैं ये माहौल जब भी नहीं बोल बना रहे रहा। हैं, मैं देख रहा हूँ, एक बात मैं देख रहा हूँ, बताइए, मैं जवाब मैं दे देख रहा हूँ, रहा हूँ। आप इनके सुनिए, राजकुमार जी गलत बात, गलत बात क्या है, आप सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आपका मैं नोटिस कर रहा हूं, जब भी ये बोल रहे हैं इंटरप्ट करके माहौल बना रहे हैं। माहौल नहीं बनाइएगा, नहीं जोर से नहीं, गलत बात। इनको बोलने दीजिए, ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। आपका टर्न आए तब आप बोलिए। आपके टर्न में नहीं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, इनके टर्न में आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग में दिखा सकता हूं, 70% आप बोले, स्क्रीन पे 70% आप बोले, 70% आप बोले, 30% इनका नंबर आया। इनकी एक बात का जवाब और है, उसके बाद इनका नंबर है। इन्होंने बोला आपने किसानों के लिए क्या किया। हमने 75,000 करोड़ रुपए किसानों की ऋण माफी की थी, आज तक आपने की हो तो बता दीजिए। ये जो आप तोरा देके 1 रुपया देके 10 रुपए लेने की जो रणनीति अपना रहे ना, किसान सब समझ चुके हैं। आप कितनी ठीक है, फिर भी तीसरी बार सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तीसरी बार सत्ता में। किस हिसाब से सत्ता में दिखा दीजिए। ठीक है, आप सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। नारा देते देते किस हिसाब से क्या होता है, सत्ता में बैठिए, बजट पेश करिए, 11 बजे बजट देखिएगा आप। नहीं, बिल्कुल देख लेंगे ना, हरिशंकर जी, बजट हरिशंकर वही जी, आने वाला है, तोती गोरी, ठीक है, इनके खुद कोई के चीजें गवर्नमेंट आने वाली कहती है थी कि हम 100 रुपए वही देते हैं, आने अब सुन भी वाले लीजिए, पोस्ट हैं। सुन भी भाई लीजिए। कितना भी घोषणा करे, 75,000 की घोषणा कर रहे हैं, बोल रहे हैं 75,000 करोड़ दिया था, पहुंचा कितना? पूरा माफ हुआ भाई साहब, आंकड़े हैं, उठा के देख लो। राजकुमार जी इंटरप्ट कर रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं इनकी बात में। कुछ नहीं होता तो साहब, झूठ बोलेंगे तो आशीष आपने बोला सारा सच बोल दिया क्या? आपने बोला सारा सच बोल दिया क्या? आपने मोदी को तानाशाह बोला, आपने मोदी को तानाशाह बोला। क्या आपातकाल नहीं लगाया? आपातकाल किसने लगाया? किसने लगाया? क्यों लगाया? मैं आपसे बोल रहा हूं, मीडिया पर पाबंदी किसने लगाई? एक बार क्यों लगाया? पाकिस्तान से युद्ध हुआ, क्यों लगाया? चीन से युद्ध हुआ, और क्यों तीसरी लगाया? बार, हाँ, क्यों ठीक है, लगाया? आशीष जी बात करते हैं, आशीष जी क्या 6 साल के लिए जेपी द्वारा इस गलत बात? नहीं, जेपी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप किसने लगाया? जेपी ने लगाया था ना। जिस तो आप प्रकार आपातकाल अन्ना लगा ने- दोगे? आप सुनिए, देश में आपातकाल जिस- लगा दोगे? सुनिए, आप सर, देश में सुनिए, आपातकाल लगा दोगे? इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपातकाल लगा था। जिस प्रकार अन्ना ने यहाँ 2011 में झूठे, हम सब जिंदा है ना इस टाइम पे, तो अन्ना ने क्या बोला था? यूपीए सरकार भ्रष्टाचारी है, कहां है अन्ना? सेम वैसे जेपी ने किया था। चिल्लाने से और जेपी ने से आपातकाल की काली कहानी दबने वाली नहीं हमने है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस समय परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ था। बाहरी फिर देश की शक्तियों से जनता ने मिलकर बाहर क्यों बैठा और दिया? इस देश के मोरारी देसाई ने, जेपी ने, देश की झूठा जनता ने आंदोलन लगातार चलाया। तीसरी बार बाहर क्यों बैठा दिया? 2 टुकड़े किए थे सेना इन्होंने, से- भारत के 2 टुकड़े किए थे। सेना से राजकुमार जी, सेना से राजकुमार जेपी ने राजकुमार जी, आप टुकड़े किए थे। सशस्त्र आंदोलन इसको कर समझना दीजिए। पड़ेगा, क्या कहां हम से? देश, पाकिस्तान क्या हम बना देश कहां से? इनको ये इस सोचना महंगाई के चाहिए हाथों पहले। में जाने देते हैं?
छाती ठोक के कहते इस देश को बचाने के लिए इमरजेंसी बता लगाई देता हूं, और ये भारत के दो टुकड़ों की बात करते थे। चलिए, चलिए, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, अरे भाई साहब अपनी सीमा बता लीजिए, पीओके की बात कर रहे हो आप। बनेगा। आप कैसे राजकुमार जी, दूसरे देशों को राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, बात करते हो। हसीद जी करिए ना, मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ, पीओ- करिए इमरजेंसी पे बात। पीओके और देश को पाकिस्तान सच्चाई बॉर्डर पता पर होना चाहिए, क्यों क्या- लगी थी इमरजेंसी? क्या एक भी गवाह नहीं नहीं की थी कि पिछले 60 साल में मेरे को कितने फर्क शहीद नहीं हुए? पड़ता। राजकुमार जी, आज पिछले 10 साल में राजकुमार शहीदों जी, का देख लीजिए जैसे आंकड़ा अन्ना ने कितना है। झूठ बोला था इस देश को कि कांग्रेस राजकुमार जी, भ्रष्टाचारी है, कहाँ है आपका काला राजकुमार धन? जी, देश की सीमाओं सुनना पर नहीं चाहते, ये सुनना नहीं देश चाहते। की आगे सीमाओं के लोगों पर के 15 खाते में केवल अपना दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, उठा के देख लीजिए। आप उठा के क्या देख बोला? लीजिए, मैं तो आपसे अब पूछ रहा हूं। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, मैं मैं पढ़ आपसे के पूछ- आया हूँ, लिख के आया हूँ, अरे नोट तो से। सुन भी लीजिए। बहुत स्टडी कीजिए। अरे राजकुमार जी, झूठा क्यों सुनेंगे भाई साहब, बताओ आप नॉन मेरी बात स्टॉप- का जवाब दो आशीष जी। नॉन जेपी स्टॉप- ने ये इस देश के अंदर एक मेरी बात सुनिए, की थी। मेरी बात सुनिए, आप सवाल के जवाब ऐसे चिल्लाने से सरकार कुछ का नहीं होगा। आदेश मानना बंद सवाल कर दे। के जवाब देने की क्षमता रखिए। सवाल दे मैं रहा हूं आपसे ना कर रहा सवाल का हूं। हाँ, तो मैं जवाब, पूछ रहा हूं सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल देश सवाल की का सीमाओं जवाब पर दे रहा आपने आरोप लगा दिया कि कश्मीर में शांति नहीं हुई, 370 हटा करके बीजेपी ने गलत किया है, या सुनो? मैंने 370 हटा के गलत चलो एक किया है बात कि बताओ। सही किया है, हाँ या ना? संविधान में से 370 हट गया, मैं वही पूछ रहा मैं हूं आपसे आपसे। पूछ रहा हूं, हट गया 370 अरे मैं उसी का वहां जवाब से दे रहा खत्म, हूं। संविधान अरे से नहीं, मेरी बात बात सुनिए। संविधान की नहीं है। जम्मू क्यों कश्मीर संविधान से की धारा नहीं है? अरे भाई 370 साहब, खत्म करने का 370 काम किसके अंदर है? आप कह रहे हो संविधान की नहीं है, किसके अंदर है 370? संविधान से आपके हटाने घर की पे बात थोड़ी नहीं लिखी करा। हुई है। मैं संविधान के जम्मू अंतर्गत कश्मीर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जम्मू जी, कश्मीर संविधान से में 35 से और 370 खत्म किया गया। 35A हटाया है। कांग्रेस का उसमें केवल क्या और केवल हटाया ये था है कि बांटो कि राज वहाँ पे करो। आप केवल और जमीन बांटो चलिए राज चलिए, करो। आपकी भाषा में बात कर लेता हूँ। ये जो भी करी कुछ सकते हटाया हो। गया, आप तो जो समझते हो, जो भी कुछ हटाया गया वो सही है या गलत है, ये चलो सुनो। एक बात, नहीं सही है, मैं तो कहता हूँ ठीक है, क्या हमने फिर क्यों संशोधन चिल्लाते किया? हैं? मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं सुना, किया। संशोधन किया है। आप वही आपकी बात- संशोधन होता है, और क्या सुनो, होता है? संशोधन ही दो होता है। प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दूसरी हटाई, जो चीज, सही था कि गलत था? दूसरी चीज, चलो एक बात बताओ, बॉर्डर जो पर- प्रधानमंत्री हुआ करते थे कश्मीर में, वो कांग्रेस ने उसको आपने हटाया, कहा, 370, वो सही था, गलत था? आपने कहा जो झंडे बॉर्डर हुआ पर करते थे, शांति किसने नहीं किया? है, बॉर्डर पर अब्दुल्ला शांति गुलोसा नहीं जेल है, में किसने भेजा? आज भी जवाहरलाल जवान नेहरू शहीद हो ने रहे सही था, गलत था? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एक चीज का इस देश को जो वास्तविकता वो दिखाना चाहते ही नहीं है, एक रटी रटाई महिमा मंडन आपको कर रहे हो। मैंने आप महिमा एक बात मंडन नहीं, बताइए, आपसे पहले मैंने कांग्रेस क्रॉस ने क्वेश्चन कश्मीर किए। के अंदर से दो प्रधानमंत्री आपसे हटाए, पहले जो सही क्रॉस था, क्वेश्चन गलत था? किए मैंने बीजेपी प्रवक्ता से, कोई महिमा मंडन नहीं किया जा रहा है। ये हो रहा है क्रॉस ना? क्वेश्चन किया है मैंने, ये हो रहा है, ये महिमा मंडन नहीं है, ये हो वास्तविकता रहा है। ये मैं- सिर्फ आपने बोला करके, आपने बोला हटाए, मैं बोला नहीं हटा, अभी भी है, संशोधन किया जो कांग्रेस अरे भाई ने 370 संशोधन ही होता है, संशोधन ही होता है। आपने तो हटाना बोला था ना, हटाना क्या होता है? संशोधन को ही बोला जाता है, जो संशोधन है वही लागू होता है। 370 हटी क्या नहीं हटी ना, केवल संशोधन हुआ है ना, तो और दूसरी- संशोधन ही होता है और भाई। दूसरी बात सुनो, आज दूसरी तिरंगा बात, वहां पे लहराता कि नहीं लहराता है? तिरंगा लहराता कि नहीं इससे लहराता है? पहले- वहां पे अलग अलग। इससे पहले जो कांग्रेस ने वहां संशोधन किए थे वो गलत है कि सही है? मैं ये कहा कह रहा हूं आपको कि ठीक है। गलत है। ठीक है, आप और आप दूसरी इस बात- चर्चा से मत भागिए, चर्चा से मत भागिए। तो मैं आपने नहीं भाग कहा रहा हूं, मैं सीमा चर्चा पर पे हूं। जवान शहीद हो रहे हैं। मैं- क्या कांग्रेस की सरकारों में, यूपीए की सरकार में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ? हुए ना, मैंने कम तो फिर आपने कैसे आरोप बन दिया? नहीं, ये इन्होंने बोला कि एक भी नहीं हो रहा, मैंने इसको एक भी नहीं का, एक भी नहीं का नहीं, गलत, एक भी नहीं का बात नहीं है। कम हुआ है, रेशियो कम हुआ है, रेशियो कम हुआ है। सुनिए सर, आतंकवादी घटना है, आतंकवादी का कोई जात धर्म जाति संप्रदाय नहीं होता, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। किसने कहा हिंदू और हमने- मुसलमान? अभी यूपी आतंकवादी में- आतंकवादी होता है, आतंकवादी किसने कहा? मेरी बात सुनो, यूपी के अंदर जो दो बंदे, उनका नाम मैं भूल गया, एक शर्मा था, आतंकवादियों को लड़के सप्लाई करता था, अब उसको क्या बोलोगे? आतंकवादी रहेगा, आतंकवादी आतंकवादी वही तो होगा। मैं बोल रहा हूं, आतंकवादी का कोई धर्म है ये क्या? इनका अब ये ये किस होता धर्म है है? धर्म पे किसने ट्रांसफर कहा? कर रहे हैं। धर्म है क्या? किसने कहा? आतंकवादी का धर्म कोई पे धर्म है ट्रांसफर क्या? कर रहे हैं उन किसने कहा चीजों धर्म? को। मैं तो क्यों ये नहीं है ना। बांटो और काटो की बातों राजनीति को करते वही हैं है। ये। लेकिन आप सुनिए, कांग्रेस वाले बातों बांटो और को काटो की कभी राजनीति करते हैं। हमने कभी भी पाकिस्तान की एजेंसियों को पठानकोट नहीं बुलाया कि आप आके जांच कर लो हमारे यहाँ। हमारा कोई भी नेता या प्रधानमंत्री कभी बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान और जन्मदिन की बधाइयां देने नहीं पहुंचा। शेर उस देश अपने के आगे- शेर अपने हिसाब से उस देश जाता के- है, शेर अपने हिसाब से जाता है, अपनी टेरिटरी खुद डिसाइड करता चलिए, है। बजट को लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी, बजट को लेकर चर्चा लगातार जारी रहेगी।